हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का 6th चैप्टर एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन जो 6th चैप्टर है 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का। दोस्तों, काफ़ी आसान चैप्टर है ये, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण किसे कहते हैं और पर्यावरण निम्नीकरण के कारण क्या है, पर्यावरणीय समस्या क्यों उत्पन्न हो रहा है, इसके कारण क्या है और जो है इसको हम सुलझा कैसे सकते हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और साथ ही हम इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल जो कुछ बैठक हुई है या फिर इन्वायरमेंटल जो समिट हुए हैं, इम्पोर्टेंट समिट पर्यावरण संरक्षण को लेकर, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा 6th लेसन है इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज पर है। तो सबसे पहले देखिए कि पर्यावरण हम किसे कहते हैं, पर्यावरण होता क्या है या पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो पर्यावरण देखिए दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि जिसका अर्थ है ऊपरी और आवरण, परि प्लस आवरण से मिलकर पर्यावरण बना है। परि का अर्थ है ऊपरी, आवरण का अर्थ है वह आवरण जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं को ऊपर से ढके हुए हैं। ठीक है, तो ये पर्यावरण जो है जीव जंतुओं को क्या कर रखे हैं, ढके हुए हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो पर्यावरण का अर्थ ये है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए प्राकृतिक संसाधन हम किसे कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं। ऐसा संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त कर मनुष्य इसका उपयोग साधन के रूप में कर रहे हैं, वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है ना, सिंपल सा आप याद रखें कि मतलब जो हम प्रकृति से प्राप्त करके जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रकृति से प्राप्त वह संसाधन जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं वे क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। चाहे वो जंगल हो या फिर वनस्पति हो या फिर पेट्रोलियम हो, कोयल हो, जल हो, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखिए जो एक बहुत बड़ी समस्या है वर्तमान समय में, वो है वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता। ठीक है ना, पर्यावरण की चिंता के क्या कारण है या फिर पर्यावरणीय निम्नीकरण के क्या कारण है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के क्या कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 6 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको तो हेडिंग के साथ अच्छे से याद कर लें। तो देखिए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का सबसे पहला कारण जो है वो क्या है, जनसंख्या में वृद्धि। ओवर पॉपुलेशन के कारण क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखिए जनसंख्या में वृद्धि सबसे निश्चित रूप से पर्यावरणीय गिरावट का कारण है। जनसंख्या में वृद्धि का मतलब बुनियादी ज़रूरतों में वृद्धि है जो पर्यावरणीय क्षरण का कारण है। अब देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में जो है जनसंख्या वृद्धि जो है विकासशील देशों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत में भी आप देख सकते हैं और फिर अन्य विकासशील देशों में आप देख सकते हैं। एशिया के बहुत से देशों में जो है, एशिया अफ्रीका के देशों में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जो संसाधन है, जो ज़रूरतें हैं, उनका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ज़रूरतें, लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं और प्राकृतिक संसाधन जो है क्या हो रहा है, ज़्यादा उपयोग हो रहा है प्राकृतिक संसाधन का। लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन का ज़्यादा प्रयोग होगा। तेल, पेट्रोलियम, इन सब का ज़्यादा प्रयोग करेंगे लोग और फिर जंगल काटे जाएंगे लोगों के रहने के लिए। ठीक है ना, तो इससे क्या हो रहा है, इसका पर्यावरण का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। ओके, तो पहला कारण था ओवर पॉपुलेशन। इसके बाद देखिए दूसरा जो है ग्लोबल वार्मिंग है, जो बहुत बड़ा कारण है पर्यावरण के नुकसान में, इसका जो है बहुत बड़ा रोल है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है, समकालीन दशकों में सतत रूप से पृथ्वी के वातावरण और महासागरों के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि हुई है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब आप देखेंगे हर साल जो है गर्मियों में आप देखते हैं कि टेम्परेचर जो है हर साल थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, हर साल तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। तो इसी को क्या कह रहे हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे बड़ा जो गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग में जिस गैस द्वारा ये जो तापमान वृद्धि होता है, वो गैस कौन सा है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा मीथेन भी होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो है मेन रोल होता है। जो हो गया आग जलाने से हो गया या कोयला जलाने से, ईंधन, ये सब पेट्रोलियम, ये सब इनका ज़्यादा यूज होता है तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। इसके अलावा एसी, इन सब का एसी का यूज होता है तो सीएफसी गैस उत्पन्न होता है, तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। ओके फ्रेंड्स, अधिकांश रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए मनुष्य की अभिप्रेरक क्रियाएं जिम्मेदार हैं। मनुष्य की क्रियाएं जैसे आग जलाना हो गया या फिर संसाधनों का प्रयोग हो गया, जैसे आप देखेंगे वो पेट्रोलियम, कोयल, इन सब का अधिक
प्रयोग करना, तो इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रहा है। मानव की अभिप्रेरक क्रियाएं से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रहा है और हर साल टेम्परेचर में वृद्धि हो रहा है। इस तापमान में वृद्धि का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों का वातावरण में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। तो एक नंबर में आ सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे बड़ा उत्तरदायी जो कारक है, किस गैस के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग सबसे तेज़ी से बढ़ता है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा रोल होता है ग्लोबल वार्मिंग में। ओके फ्रेंड्स, एक नंबर में भी पूछा जा सकता है, या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में 1-2 नंबर में डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से याद रखें इसको। ओके, इसके बाद देखिए तीसरा जो कारण है पर्यावरण का जो नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे के कारण नुकसान हो रहा है पर्यावरण का, वो है वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। ओके, वनों की कटाई से लोग विस्थापित हो रहे हैं और जैव विविधता की हानि हो रही है। जंगलों में रहने वाले जीव जंतु समाप्त हो रहे हैं, जो पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न कर रहा है। अब देखिए वनों का, पेड़ों का कटाई हो रहा है तो क्या हो रहा है, पहली बात तो लोगों का विस्थापन हो रहा है। लोग जो जंगलों में रहते हैं उनका विस्थापन हो रहा है, या उसके जंगलों के आसपास जो लोग जंगलों पर निर्भर हैं, जिन लोगों का जो जंगल है जीवन यापन करते हैं, जो जंगलों से अपना जीवन यापन करते हैं जो लोग, उनका क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। जंगल समाप्त हो जाएंगे तो लोग भी वहाँ के आसपास जो है कहीं और चले जाएंगे, तो विस्थापन हो रहा है उनका, या उनको हटा दिया जा रहा है जंगल के आसपास के एरिया से। ठीक है, इसके अलावा क्या हो रहा है, जो जैव विविधता जो है, जैव विविधता की हानि हो रही है। ठीक है, हानि हो रही है जैव विविधता की, और जंगलों में रहने वाले जीव जंतु समाप्त हो रहे हैं। जो जंगलों में जीव जंतु रहते हैं, अगर जंगल नहीं होगा तो जीव जंतु भी नहीं होंगे, तो उनका भी समाप्त हो रहा है, जंगलों से वो उनका अंत हो रहा है। तो ये भी जो है पर्यावरण नुकसान में बहुत बड़ा कारण है, वनों की कटाई। इसीलिए आप देखेंगे कि कैंपेन चलाया जाता है, पेड़ लगाने का कैंपेन चलाया जाता है, वृक्ष लगाओ आंदोलन भी होता है। ठीक है ना, वृक्ष को काटने से रोकने के लिए आंदोलन भी हुए हैं, जैसे चिपको आंदोलन आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वनों की कटाई भी जो है क्या है, पर्यावरण के नुकसान में बहुत बड़ा कारक है। इसके बाद चौथा देखिए, कृषि योग्य भूमि ना होना। कृषि योग्य भूमि में वृद्धि ना होना। वृद्धि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि विश्व भर में कृषि योग्य भूमि में वृद्धि नहीं हो रही है। वर्तमान उपजाऊ भूमि एक बड़े भाग की उर्वरता कम हो रही है। चरागाहों के चारे समाप्त हो रहे हैं, जलाशयों के पानी में कमी हुई है। इन सब से खाद्य उत्पादन में कमी आई है। अब देखिए कृषि भूमि में वृद्धि नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, लोग जो है कृषि, जहाँ पे कृषि किया जाता है वहाँ पर जो है लोग अब जो है मकान बनाने लग गए हैं, वो अब जो है रहने लग गए हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, कृषि योग्य भूमि जो है कम हो रहा है। और फिर पर्यावरण असंतुलन के कारण भी जो है उपजाऊ भूमि में कमी देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब के कारण क्या हो रहा है, चरागाहों के चारे जो है समाप्त होते जा रहे हैं। जब कृषि योग्य भूमि समाप्त होगा तो चरागाहों के चारे भी समाप्त होंगे। और जलाशयों के पानी में कमी हुई है, जलाशयों के जो पानी है उनमें भी कमी हुई है, खेती होगा ही नहीं, तो जलाशय के पानी भी जलाशय भी सूख जाएंगे। ठीक है, वहाँ क्योंकि इन सब जगहों पर क्या होने लग गया, लोग जो है घर बनाने लग गया, पक्के मकानों के घर। ये सब जो है आप गांव में देख सकते हैं, खेतों में भी घर मिलेंगे गांव में। ओके, इसके बाद देखिए पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, मतलब ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी को ध्यान में किया जाता है। तो क्या है, सतत पोषणीय विकास हो गया, या पारिस्थितिकी तंत्र जो मतलब बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है। जो बैलेंस बना हुआ है जीव जंतुओं में या फिर पर्यावरण और मनुष्यों के बीच में जो बैलेंस बना हुआ है, वो क्या हो रहा है, खतरा मंडरा रहा है उस पर। धरती के ऊपर वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसे ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। अब जो पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा, ये जो हेडिंग बना हुआ है यहाँ पे जो है ओजोन परत की समस्या भी हेडिंग बना सकते हैं और उसके बारे में ये लिख सकते हैं। अब ओजोन परत क्या होता है, ओजोन परत में छेद देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो सूर्य के जो हानिकारक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, वो जो है मनुष्य पर पड़ेंगे, जीव जंतुओं पर पड़ेंगे। तो उससे क्या होगा, नुकसान होगा लोगों को। ओके दोस्तों, उसका जो है असर गलत पड़ेगा, लोगों के स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ओजोन परत वाली जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है ये भी। ठीक है ना, तो ये भी विचार करने योग्य बात है। और ये भी जो है पर्यावरण नुकसान का एक कारण है।
ठीक है। तो ये भी क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जो है पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, इसीलिए जो है इसका प्रभाव ओजोन परत पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखिए समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण। समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण एक कारण है, ठीक है। तो पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण बढ़ रहा है, यद्यपि समुद्र का मध्यवर्ती भाग अब भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है। देखिए जो समुद्र का जो इलाका है, इसके जो तट वाले इलाके हैं, वहाँ पर तो वहाँ से तो व्यापार होता है, या फिर वहाँ के आसपास जो है पानी की उपलब्धता के कारण वहाँ पे रहते हैं लोग, या मछुआरे लोग रहते हैं किनारे पे। तो इससे क्या होता है, वहाँ पर जो है प्रदूषित हो जाता है, जो तटीय क्षेत्र होता है प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि वहाँ से आप देखेंगे पूजा पाठ भी होता है, या फिर शवों को जो है बहा दिया जाता है, या फिर मछली पालन, मछलियों को पकड़ा जाता है वहाँ से, और व्यापार एक तरह से मतलब वो जो है व्यापारिक केंद्र बन जाता है जो तटीय क्षेत्र होता है। तो वो क्या होता है, तटीय क्षेत्र जो है जल का क्या होता है वो प्रदूषित हो जाता है। जबकि महासागरों का जो सेंटर वाला एरिया है वो अब भी थोड़ा सा क्या हो रखा है, साफ़ सुथरा है, वो ठीक ठाक है, वो प्रदूषित नहीं है। ओके, लेकिन इसका तटीय जल जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है। विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों में मनुष्य की सघन बसावट जारी है, और इस प्रवृत्ति पर अंकुश न लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी। अगर देखिए तटवर्ती क्षेत्रों में लोगों के बसावट को नहीं रोका गया, ज़रूरत से ज़्यादा बसावट हुआ, तो क्या होगा, पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी। वहाँ का जो समुद्री इलाके वाले जो क्षेत्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए जीवाश्म ईंधन का ह्रास। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम, कोल हो गया, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम खास करके जो है मृत पेड़ पौधे और उनसे बनते हैं, जीव जंतुओं के मृत होने से बनते हैं, तो उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ओके, तो ये भी एक कारण है, जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रयोग हो रहा है। ईंधन का ह्रास मतलब अधिक प्रयोग हो रहा है, अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। डिप्लेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जीवाश्म ईंधन हाइड्रोकार्बनिक होते हैं, खासकर कोयला ईंधन, तेल अथवा प्राकृतिक के गैस का निर्माण मृत पौधों और पशुओं के अवशेषों से होता है। इनको बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, परंतु मनुष्य द्वारा इसका अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण ईंधन समाप्त होने के कगार पर है। इनके प्रयोग से हानिकारक गैसों का अधिक उत्सर्जन होता है, जो पर्यावरण के लिए खतरनाक है। अब देखिए इन सब ईंधनों का प्रयोग होता है तो खतरनाक गैसें उत्पन्न होते हैं, जैसे खास करके कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे क्या होता है, पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, वातावरण जो है प्रदूषित होता है, ठीक है। तो अंधाधुंध प्रयोग भी, इन सब ईंधनों का अंधाधुंध प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, जो जिसके कारण जो है पर्यावरण का अधिक नुकसान हो। इसके बाद देखिए स्वच्छ जल का उपलब्ध ना होना। अब देखिए वर्तमान समय में क्या हो रहा है, स्वच्छ जल भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो है प्रदूषित हो रहे हैं जल, काफ़ी लोगों को जो है पीने के लिए जो है स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है। आज विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार विकासशील देशों की 1 अरब 20 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। 1 अरब 20 करोड़ जनता को जो है पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं है, और 2 अरब 60 करोड़ जनसंख्या को साफ़ सफाई की सुविधा भी प्राप्त नहीं है। तो जो ये भी जो है काफ़ी बड़ी समस्या है। इसके कारण भी क्या हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, जीव जंतुओं को भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जो है अंधाधुंध जो है पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, समय पर बारिश नहीं होता है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, पर्यावरण असंतुलन के कारण है। इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस उत्पन्न हो रहा है, इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उस पर जो है खतरा मंडरा रहा है, वो जो इम्बैलेंस हो जा रहे हैं, तो इससे जो है काफ़ी नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को भी और जीव जंतुओं को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो आज का वीडियो था हमारा पर्यावरण और पर्यावरण निम्नीकरण पर था, जो मतलब वर्तमान समय में पर्यावरण की समस्या जो है किस कारण उत्पन्न हो रही है, इसके क्या कारण है पर्यावरण समस्या के। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी आसान है ये, और इस पर क्वेश्चन भी आता है, पर्यावरण निम्नीकरण के क्या कारण है, या पर्यावरण निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में जल्द ही पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन पर लेकर आऊँगा, जैसे पृथ्वी सम्मेलन हो गया, या क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, जोहानिसबर्ग सम्मेलन हो गया, G8 की बैठक हो गया। तो कुछ जो पर्यावरण से संबंधित जो संगठन है और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ जो सम्मेलन हुए थे, उस पर अगली वीडियो लेकर आऊँगा मैं। ओके फ्रेंड्स,
तो दोस्तों अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल SST स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दें। आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी वीडियो आसान शब्दों में इस चैनल पर मिलेंगे। ओके दोस्तों।